आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आपको आइए सीधे अब हम लेकर चलते हैं शिरडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, इसके बाद उनको गोवा भी जाना है, लेकिन फिलहाल वो साईं के दरबार में पहुंचे हुए हैं। 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी में साईं बाबा के दर पर इस वक्त मौजूद हैं, दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त शिरडी पहुंच चुके हैं वो। आपको बता दें यहाँ महाराष्ट्र को आज वो 7,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उद्घाटन भी होगा, शिलान्यास भी होगा। 5 साल पहले शिरडी आए थे वो, देवेंद्र फडणवीस तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन एनडीए की सरकार है तो एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, अजीत पवार साथ में चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ही मौजूद हैं और शिरडी में साईं बाबा के दर पर वो पहुंचे हुए हैं। मैं आपको प्रायोजन बता देता हूं आज खास क्या है। दरअसल यहाँ पर कुछ वक्त पहले एक प्रतीक्षा गृह की नींव रखी गई थी और उसका आज लोकार्पण होना है। आप लोग शिरडी गए हैं अगर तो आप जानते होंगे कि एक दिन में हजारों लोग वहां पर पहुंचते हैं जो दर्शन करते हैं। हजारों लोग एक दिन में साईं को के सामने शीश नवाते हैं, लेकिन उसके लिए घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अब लोगों को वैसी असुविधा ना हो, इसीलिए एक वातानुकूलित 3 मंजिला बहुत बड़ा, जिसमें 10,000 लोग एक साथ वेट कर सकते हैं, ऐसा एक प्रतीक्षालय बना दिया गया है। तो लोगों को अब गर्मी से निजात मिलेगी, बारिश से निजात मिलेगी, ओपन में नहीं इंतजार करना पड़ेगा और लोग आराम से अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ उस एसी प्रतीक्षा गृह में जाकर के वेट कर सकते हैं और जब उनका नंबर आए तो फिर वो अंदर मंदिर के अंदर जाकर, भवन के अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो उसका लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री को करना है, लेकिन 5 साल बाद वो साईं बाबा के दर पर पहुंचे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में तो तस्वीरें ही सब कुछ कह देती हैं और आज साईं बाबा के मंदिर में नरेंद्र मोदी का जाना, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, साईं मंदिर में जाएं, दूसरे मंदिरों में जा, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की अगर आप तुलना करें या उससे पहले के किसी भी बीजेपी जनसंघ के नेता से तुलना करें, एक बात का हमेशा नरेंद्र मोदी ख्याल रखते हैं कि अपने कोर वोटर को जोड़कर रखना। वो जो कुछ बोलते हैं, आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं जो बोलते हैं, उसके अलावा बहुत से लोग, बहुत जो हार्डकोर हैं बीजेपी के सपोर्टर, नाराज़ हो जाते हैं कि ये भी सेकुलर हो रहे हैं, मुस्लिम अपीसमेंट कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा थोड़े थोड़े दिन पर ये याद दिलाते रहते हैं कि मैं अपने कोर वोटर को नहीं भूला हूँ, कोर वैल्यूज़ को नहीं भूला हूँ, जो हमारी विचारधारा है उससे मैं कहीं डेविएट नहीं हो रहा हूँ, उसी पर हूँ, उसी के साथ हूँ। तो ये जो आयोजन होते हैं उसमें वो स्वाभाविक दिखाई देते हैं, उनका पार्टिसिपेशन ऑर्गेनिक दिखाई देता है। बहुत से नेता जाते हैं जिनको देखते ही लगता है कि वो लाए गए हैं, खासकर चुनाव में और जाते हैं और पता चलता है कि इनको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, यहाँ का रीति रिवाज पता नहीं है, परंपरा का ज्ञान नहीं है, इसमें उनकी कोई श्रद्धा नहीं है जी। किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आप जाते हैं, आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपके चेहरे पर दिखाई देता है, तो वो पता चल जाता है कि ये सब नकली हो रहा है, आप किसी और प्रयोजन के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो प्रयोजन मैंने आपको बताया, मैं कभी नहीं गया हूँ शिरडी, इसलिए मैं नहीं जानता, लेकिन तस्वीरों में देखा है, हमेशा सुना है कि बहुत लोगों को वेट बहुत करना पड़ता है वहाँ पर, कई घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में मैं कल रात को वहाँ से हमारी रिपोर्ट एक भेजी थी हमारे संवाददाता ने, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं के खासकर रिएक्शंस देख रहा था। वो ये कह रही थी कि किसी ने ये सोचा, तो ये काम छोटा सा है, अगर आप देखिए तो किसी सरकार के लिए क्या बड़ा काम है कि आप भाई वहाँ पर इतने लोग जाते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था करा दीजिए। तो वो कह रही थी कि अच्छा चलिए किसी ने सोचा तो हमको इससे सुविधा मिलेगी। अब ये वो सोच सकता है जिसकी आस्था हो, जो गया हो, जिसने देखा हो और जिसने उन भक्तों का कष्ट महसूस किया हो कि उनको किस तरह की दिक्कत होती है, क्या कर दें तो उससे उनका वो कष्ट कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो अनुभूति से, महसूस करने से आती हैं। अगर आप विजिटर हैं, टूरिस्ट हैं, तो आपको ये सब जो है, भीड़ जो है, देख के आपके लिए एक अट्रैक्शन का विषय है कि गरीब की झोपड़ी में गए, खाना खाने गए, तो आपके लिए एक तरह का टूरिज़्म है वो, कि आपके लिए पहली बार आप ऐसा देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे भी खाते हैं, ऐसा खाना भी खाते हैं, ऐसे भी रहते हैं। लेकिन जो उसमें रहा हो, रचा बसा हो, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। उसके लिए जो है कोई नयापन उसमें नहीं होता है, तो वो उसी का हिस्सा लगता है। जी। जब आप उसी का हिस्सा लगते हैं
तो लोग आपसे जुड़ते हैं। अभी देखिए उन्होंने राम मंदिर को लेकर के कल ही बताया कि मुझे निमंत्रण मिला है जाने का, उस पर आगे हम लोग लंबी बात करेंगे, लेकिन विरोधी दल जो है वो तो इस बात को इसी दृष्टि से बताएंगे ना कि भाई चुनाव में आया, चुनाव का मौसम आया तो मंदिरों का सीजन भी आया। नहीं, जो प्रदीप जी ने बात की वो बहुत ठीक बात है कि प्रधानमंत्री जब रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं खासतौर से, एक तो ये ठीक है उसका पॉलिटिकल मैसेज है कि वो अपने कोर वोटर के साथ है, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनिक होता है। वो एक पॉलिटिकल लीडर के उस मंदिर में, उस धार्मिक स्थल पे कहीं भी जाते हैं तो वो उसके पार्ट एंड पार्सल या भक्त जैसे होते हैं, श्रद्धा जिसमें होती है वैसे नजर आते हैं। वो प्रधानमंत्री के तौर पर या एक पॉलिटिकल विजिट के तौर पर नहीं दिखाई देते। दूसरा जो मैंने देखा है कि अक्सर जब वो वहाँ जाते हैं उससे पहले वो उसकी जगह की स्टडी करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो वहाँ की जो समस्याएं होती हैं उस पर काम कर, केवल दर्शन ही नहीं करते। अब ये जब 5 साल पहले गए और प्रतीक्षा, मैं तो कई बार वहाँ गया हूँ, वहाँ हमेशा परेशानी होती है। हजार लोग हर दिन भर आप देखेंगे तो मेला चलता रहता है शिरडी में, इतना छोटा कस्बा है लेकिन वहाँ पर होता रहता है। और ये बड़ा काम, यदि आप कभी तिरुपति गए हों तो उसका एक वो है कॉपी इस तरह से, क्योंकि तिरुपति में भी लाखों लोग जा रहे होते हैं और वहाँ भी बड़ी भीड़ होती है। कोई सिस्टम बना तो दिया वहाँ गया सिस्टम बना हुआ है इस तरह का वेटिंग रूम कि आप 24 घंटे भी यदि वेट करना है तो आप एक रूम से दूसरे रूम और हॉल से दूसरे रूम में आराम से जाते हैं। मतलब उसमें कोई परेशानी, बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, आपको तो उसका वैसा ही आज शिरडी में बनाया गया है। चीजें, खाने की चीजें मिलती रहती हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, तो उसी तरह का ये काम किया गया और वहाँ हजार लोग देश से भी, दुनिया भर से भी आते हैं। और वहाँ पर कोई पैसे की परेशानी नहीं है शिरडी में, न सरकार की तरफ से न मंदिर की व्यवस्था की तरफ से, तो किया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखने से ये लगता है कि वो एक सिर्फ पॉलिटिकल विजिट के तौर पर नहीं जाते हैं कहीं भी। जैसे मैं काशी को कहता हूँ, काशी तो अब वाराणसी तो उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वाराणसी में जो काम हुआ पूरा महालोक का जो पूरा निर्माण हुआ है, क्योंकि मैं 2500 साल से वाराणसी जाता रहा हूँ, जितना बदल गया, और खासतौर से जो पूरा मंदिर का जो स्थान है, परिसर जो है उसमें जितना बदलाव हुआ है वो तभी हो सकता है जब आप उसको एक स्टडी कर सकते हो और समझते हो कि इसकी परेशानी क्या है। नहीं तो हजारों लोग जाते हैं वहां तो दिन भर उसके विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या। तो अब ये देखिए, इसको भी आप उसी कड़ी में देख सकते हैं, चाहे काशी की बात हम करते हैं या महाकाल कॉरिडोर की आप बात कीजिए, केदारनाथ की बात कीजिए, सब जगह आप कैसे ही व्यवस्थाएं जो है बदल गई हैं, ऐसे ही शिरडी में बदल गया। केदारनाथ का लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। हजारों लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो केदार के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अब इतना संभव हो गया कि आप जा सकते हैं वहाँ। हर्ष जी, नहीं, एक तो ये कि जो मूल बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाभाविक तौर पर एक श्रद्धालु दिखते हैं। शिरडी के बारे में एक बात मैं थोड़ा सा कह दूं कि शिरडी थोड़ा सा दूसरे जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। वहाँ की व्यवस्था हमेशा सबसे एक कदम आगे रही है। शिरडी, जैसे हम तिरुपति की बात करते हैं, तिरुमला तिरुपति, वैसे ही शिरडी बहुत संपन्न ट्रस्ट है। शिरडी का जो साईं न्यास है उसके खाते में करोड़ों रुपए रहते हैं और वो पूरा इलाका ही वो शिरडी के साईं बाबा की वजह से वो एक कहें कि प्रतीक बन गया है, एक मॉडल बन गया है। और वहाँ सैकड़ों होटल होने के बावजूद भी ये समस्या तो है कि कतार लगी होती है, लोग होते हैं। ये ठीक वही तिरुपति का मॉडल है कि आप जब लंबी लाइन लग जाती है, जब सामान्य से थोड़ा ज्यादा भीड़ होती है तो फिर मुश्किल होती है, तो लोग कहां बैठेंगे, लाइन में भी रहें और बैठे भी रहें, उनकी प्रतीक्षा का एक क्रम बना रहे, उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। लेकिन जो मूल बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की संस्कृति और संस्कृति के साथ विकास, इसके दुनिया में सबसे बड़े मॉडल है। मैं भारत नहीं कह रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़े मॉडल हैं। दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने जो कल्चर है और जो डेवलपमेंट है उसको एक साथ जोड़कर कोई ऐसी योजना तैयार ही नहीं की। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम कैसे बन गया या केदारनाथ कैसे बन गया, तो वो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब कोई श्रद्धालु उन जगहों पर जाता है और हम चर्चा भी करते हैं, कई बार तो ये भी होती है ना कि दक्षिण के मंदिर क्यों इतने व्यवस्थित हो गए, हमारे उत्तर भारत वाले क्यों नहीं होते भाई? सब यहां, अयोध्या यहां, काशी यहां, मथुरा यहां, फिर भी यहां वही चिक चिक है, जाइए तो आपका मन खराब हो जाता था। मुझे लगता है कि ये अंतर जो है वो एक दृष्टिकोण दिखाता है, एक विजन दिखाता है, जो बताता है कि हमारी संस्कृति जब विकास के साथ जुड़ती है तब हम वो गौरव हासिल कर पाते हैं, वो प्रतिष्ठा हासिल कर पाते हैं। शिरडी में भी वही होता हुआ देखिए, आज ये हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए इस बात को मैं छेड़ रहा हूं, वरना तो इस पर एक अलग से प्रोग्राम भी करना चाहिए। इतना सब कुछ हुआ हमारे मंदिरों के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों के लिए इस सरकार के अंदर, लेकिन एक मांग खास करके जो नरेंद्र मोदी को जो लोग पसंद करते हैं वो करते हैं, ये मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्ति कब मिलेगी, वो कब होगा? अब ये तो ट्रस्ट है,
ठीक बात है, जैसे त्रिपाठी जी ने बताया, लेकिन बाकी तमाम हमारे बड़े बड़े मंदिर जो हैं उनको सरकार कंट्रोल करती है। नहीं, और जब आप संविधान के तहत ये कहते हैं कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं, तो ऐसे में मंदिरों पर सरकार का कब्जा, ये सेकुलरिज्म का उदाहरण तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए सरकार को जो है, या तो सभी धार्मिक स्थलों पर जो है सरकार का नियंत्रण हो, या किसी पर नहीं हो। भाई जैसे वक्फ बोर्ड है, इसका वक्फ बोर्ड मतलब इस्लाम के अंतर्गत आने वाली सारी धार्मिक गतिविधियां, जमीनें, जायदाद सब वक्फ बोर्ड देखता है। हाँ, दरअसल ये विवाद इसलिए भी बड़ा होता है कि जब आप सरकार के तौर पर हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण करते हैं और जब सब्सिडी के तौर पर, सरकारी योजनाओं के तौर पर सबको देते हैं, तो ये सवाल तो मन में आएगा ना भाई। कोई मंदिर में जाकर जब कोई चढ़ावा देता है, कोई दान देता है, तो किसके लिए देता है? वो हिंदू धर्म, हिंदू आस्था के लिए देता है। जब वो टैक्स देता है तो सबके लिए देता है। तो सरकार टैक्स के पैसे से चाहे जो करे, चाहे जो जिसको हम सेकुलरिज्म वाली पॉलिटिक्स कहते हैं या दूसरों के लिए योजना कहते हैं, लेकिन किसी भी, मैं कह रहा हूं कि अब मस्जिद में जो मिले तो वो थोड़ी ना सरकार किसी और को देती है, या चर्च में अगर कोई किसी को दे रहा है तो वो थोड़ी ना हिंदुओं के लिए करती है। तो हिंदू मंदिरों पर आने वाला चढ़ावा, वहां मिलने वाला दान, वहां जो पैसा आ रहा है, वो किसी दूसरे काम में क्यों जाना चाहिए? ये सवाल बड़ा है। दूसरे काम की तो बात छोड़ दीजिए, उस मंदिर के विकास में खर्च नहीं कर रहे हैं आप, और दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए दे रहे हैं। ये और ज्यादा चिंता की बात तो सरकार का इस पर लोभ क्या है? केवल पैसा? निश्चित रूप से, उसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, कोई भी एक मंदिर, आप इस समय हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। मंदिर के इर्द गिर्द एक पूरी अर्थव्यवस्था बनती है। बिल्कुल ठीक। तो इतने लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें सरकार को कोई नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतः आप स्वरोजगार जो कहते हैं, फूल वाले, वो प्रसाद वाले, फूल तमाम वाला, तरीके का, प्रसाद वाला, अगरबत्ती वाला, जो प्रसाद बनाने के लिए मिठाई, उसके लिए चीनी, दूध, और रिलीजियस टूरिज्म का भी जो लोग आ रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो इसके खिलाफ हैं। रिलीजन और टूरिज्म को नहीं अलग अलग रखा जाए, वो दोनों अलग अलग जो आ रहे चीजें हैं। हैं वो नहीं, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है ना सर उसका। आप मंदिर में मान्यता अलग बात है, लेकिन अगर वो सुंदर दिखता है, अगर वहां जाना सुगम हो गया है, तो और लोग आते हैं। ज्यादा लोग आते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म, ये ठीक बात है जो प्रदीप जी कह रहे हैं, वो कई लोग इसको कहते हैं। लेकिन मैं एक बार मेहंदीपुर बालाजी गया हूं, सिर्फ एक बार गया हूं, और सभी श्रद्धालुओं से उनकी आस्था को पूरा प्रणाम करते हुए कहता हूं कि मैं गया और दोबारा मुझे लगा कि अब मुझे यहां नहीं आना चाहिए। हालांकि बहुत लंबा समय हो गया, इतनी खराब व्यवस्था थी। सुबह 4 बजे से वहां की मेहंदीपुर की गलियों में लोग लग जाते थे, कमरा कहीं नहीं मिलता था, कोई व्यवस्था वहां सरकार ने या मंदिर प्रशासन ने नहीं की है, जबकि वहां हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। ठीक। सवाल यहां यही खड़ा होता है कि आज के समय में जो आज का पला बढ़ा है, जो आधुनिक सुख सुविधा में बढ़ा है, मैं कह रहा हूं जाएगा वो वहां गंदा होकर क्यों जाएगा? सरकार करे या तो गलियों में कीचड़ में क्यों जाएगा? क्योंकि आप वहां आने वाला सारा चढ़ावा आप ले रहे हैं, मंदिर के पास तो बचा कुछ नहीं करने के लिए। चलिए, खैर ये एक अलग बहस है, तो यहाँ तस्वीरों में को देख करके ये सवाल, इस पर हमने बात कर ली। इसमें एक लाइन में जोड़ दूं कि प्रधानमंत्री जी के साथ एक लाइन केवल, कि जो हमारे दूसरे पॉलिटिकल लीडर है, उससे प्रधानमंत्री इस मसले में ये है कि उनमें पॉलिटिकल हिच नहीं दिखाई देती है। ठीक बात है, और इसीलिए उम्मीद भी है कि बहुत सारे लोग ये वाला मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण भी आपको लगता है कि मोदी जी इस पर कुछ करेंगे? इसीलिए उम्मीद है कि नियंत्रण से मुक्त होंगे, सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिर। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन मंदिरों की बात चली है तो राम मंदिर का जो भव्य निर्माण इस वक्त चल रहा है, अब तो तारीख आ गई, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां भगवान की। तो उसको लेकर के मोदी जी वहां पर उस दिन आमंत्रित किए गए। जो बाकी दलों के रिएक्शन आए, विपक्षी दलों के, कांग्रेस पार्टी के नेता खासकर क्या क्या कह रहे हैं कि केवल बीजेपी का मंदिर थोड़ा ही है। किसी ने कहा हमको क्यों नहीं बुलाया, कोई कह रहा है इतनी देर से मंदिर क्यों बना रहे हैं, और तमाम तरीके की बातें। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है जो प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस पर हो रही पॉलिटिक्स पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।